सभी छात्रों को सुप्रभात। पाठ क्रमांक 5 जूलिया के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी छठी कविता ए सखी, जिसके कवि है अमीर खुसरो। इस कविता की विधा है पूरक पठन। आइए जानते हैं कवि का परिचय। कवि का जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1325। कवि का परिचय। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। मतलब वो पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने तीनों भाषाओं में लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियाँ: तुहफ़ा तुस सिगर, वस्तुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुक्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलट बांसियाँ आदि। आइए जानते हैं पद्य संबंधी मुकरिया। यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। छात्रों, मुकरिया पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप होता है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का हमें भ्रम होता है, लेकिन नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इस कारण पाठक के मन में कुतूहल उत्पन्न होता है। इस मुकरिया में कवि ने नायिका और उसके सखी के बीच में चल रही बातचीत बताई है और नायिका अपने सखी को ऐसे सवाल पूछती है जिसका उसकी सखी को भ्रम होता है कि उनके उत्तर साजन है, लेकिन असल में उनके उत्तर कुछ और ही होते हैं। तो ये है पहेलियाँ। तो आइए जानते हैं अमीर खुसरो जी ने किस तरह मुकरियों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से हमें यह कविता बताई है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। देखिए, यहाँ पे नायिका अपने सखी को बता रही है कि रात के समय वह मेरे घर आता है, रात समय वह मेरे आवे, रात के समय वो मेरे पास आता है। भोर भये वह घर उठी जावे, भोर यानी सुबह सुबह, यानी सुबह सुबह वो अपने घर उठकर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, मतलब यह आश्चर्य सबसे अद्भुत है। तो बता सखी ये कौन है? तो उसकी सखी बोलती कि ये सखी ये तो तेरा साजन है। तो इसके ऊपर नायिका अपनी सखी को बोलती है, नाना सखी ये तो तारा है जो रात के समय मेरे घर पे आता है और सुबह होते ही आकाश में तारे लुप्त हो जाते हैं। यह अचरज सबसे न्यारा है, यह मेरा साजन नहीं, ये तो आकाश में चमकता हुआ एक तारा है। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखिए, अभी नायिका दूसरी मुकरिया, दूसरी पहेली पूछ रही है अपनी सखी को कि वह आवे तब शादी होय, मतलब उसके आने के बाद ही शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन उसके अलावा दूसरा और कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, उसी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है उस दिन। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल कैसे लगते हैं? हमें मीठे लगते हैं। तो झट से नायिका की सखी बोलती है कि सखी ये तो तेरा साजन ही होगा, क्योंकि बिना उसके तो शादी हो ही नहीं सकती ना, बिना साजन के, और साजन के बोल ही तुझे मीठे लगते होंगे, तो ये तो तेरा साजन ही है। तो इसके ऊपर नायिका क्या उत्तर देती है? नाना सखी ये मेरे साजन नहीं, ये तो ढोल है। यानी जब ढोल बजते हैं, शहनाई बजती है, तब शादी में
चार चांद लग जाते हैं। शादी की रंगत ही बदल जाती है। उस दिन उसके जो भी बोल है वो मीठे लगते हैं, तो वो ढोल है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन नाना सखी लोटा। देखिए अभी नायिका अगली पहेली क्या बोल रही है अपनी सखी को, कि जब भी मैं जल मांगती हूँ तो वो जल लेकर आता है। मेरे मन की तपन यानी मेरे मन की ज्वाला अग्नि बुझाता है, मेरे मन को शांत करता है। मन का भारी तन का छोटा, वो मन, उसका मन बहुत बड़ा है लेकिन उसका तन, उसका शरीर आकार से बहुत छोटा है। तो ये सुनकर उसकी नायिका की सखी बोलती है, अब तो सखी ये तेरा साजन ही है। तो इसके ऊपर नायिका बोलती है, नाना सखी यह तो लोटा है, जो होता छोटा है लेकिन उसका मन बहुत बड़ा होता है। वह जब भी मुझे प्यास लगती है तो पानी भर के आता है उसके अंदर, उस पानी से मेरे मन की सारी तपन बुझ जाती है और इस तरह से वो मेरे मन की तपन बुझाता है, मेरी प्यास बुझाता है। इसलिए यह लोटा मन का बहुत बड़ा होता है लेकिन तन का छोटा होता है। बेर बेर सो वत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। यहाँ पे देखिए नायिका बोल रही है अपनी सखी को कि बार बार वो मुझे जगाता है, अगर मैं ना जागूँ तो वो मुझे काटता है। इस कारणवश मैं व्याकुल होती हूँ और यह देखकर मुझे आश्चर्य भी होता है। तो बता सखी वो कौन है। तो नायिका की सखी बोल रही है कि सखी ये तो तुम्हारे साजन ही है, निश्चित तुम्हारे साजन हैं। तो इसके ऊपर नायिका बोलती है, नाना सखी ये मेरे साजन नहीं, ये तो मक्खी है जो रात को बार बार मुझे काटती है और उसके काटने की वजह से मेरी नींद बार बार खुल जाती है और उसके डंक के कारण मैं व्याकुल हो जाती हूँ। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। देखिए यहाँ पे नायिका बोल रही है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी है, वह राम नाम का भजन किए बिना कभी भी सोता नहीं है। तो बता सखी ये कौन है। फिर से नायिका की सखी को भ्रम होता है कि ये तो नायिका के साजन हैं, इसलिए वो सखी बोलती है कि सखी ये तो तुम्हारे साजन ही होंगे, जिसका रंग तुम्हें प्यारा लगता होगा, जिनकी आवाज़ तुझे मधुर लगती होगी। इसके ऊपर नायिका जवाब देती है कि नाना सखी ये तो तोता है जो रंग रंगीला है, बहुत सुंदर है, जिसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये राम नाम का भजन किए बिना कभी भी नहीं सोता है। अर्धनिशावः आयो भौन, अर्धनिशावः आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। यहाँ पे नायिका बोल रही है कि अर्धनिशा यानी आधी रात को वह मेरे भवन में आता है, भवन यानी भवन, आधी रात को ही वह मेरे भवन में आता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता। उसे देखने का ही या देखते रहने का ही मन करता है, उसे देखकर मन एकदम आनंदित हो जाता है। तो बता सखी वो कौन है। तो अब तो सखी नायिका की सखी बोलती है कि ये तो तुम्हारे साजन ही होंगे जो आधी रात को तुम्हारे भवन में आते हैं और जिनकी सुंदरता देखकर तुझे आनंद होता है। उनकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता, ऐसा तू बोलती है, तो निश्चित रूप से ये तेरे साजन है सखी। तो इसके ऊपर नायिका बड़ी चतुराई से बताती है कि ना सखी ये तो चंद है यानी चंद्रमा, जो आधी रात को आकाश में आते हैं और आकाश में वो आधी रात को आते हैं और मेरे भवन के अंदर आकाश के
आकाश के ज़रिए मेरे भवन के अंदर वो आते हैं। उनको देखकर मेरा मन प्रसन्न हो उठता है। उनके कारण सारा अंधियारा जैसे गायब हो जाता है। वह इतने सुंदर दिखता है कि उसको देखकर मन आनंदित हो जाता है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन सेचिन होतन न्यारा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन सेचिन होतन न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। यहाँ पे नायिका क्या बोल रही है कि उसकी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। इस कारणवश जो नायिका की शोभा है, उसकी शोभा में, उसकी सुंदरता में हमेशा बढ़ोतरी होती है, बढ़ती रहती है। उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती। उसके आँखों से वह एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों प्रहर उसके मन को प्रसन्न करके रखता है। तो बता सखी वो कौन है। तो नायिका की सखी बोलती है कि सखी अब तो निश्चित ये तुम्हारे साजन है, जो आठों प्रहर तुम्हारे आँखों के सामने रहते हैं, जिनके कारण तुम्हारी शोभा द्विगुणित हो जाती है, तुम्हारी सुंदरता और निखरती है। तो ये तुम्हारे साजन ही है। तो यहाँ पे नायिका बोल रही है कि नाना सखी ये तो अंजन है, जो आठों प्रहर मेरे आँखों में रहता है। अंजन की वजह से मेरी आँखें सुंदर दिखती है और मेरी आँखें सुंदर दिखने के कारण मेरी सुंदरता भी और बढ़ जाती है। मेरी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं और ये मेरी आँखों से कभी भी दूर नहीं होता, एक क्षण के लिए भी। तो ये सखी ये तो अंजन है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरई छिनक में हिय की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। देखिए यहाँ पे नायिका बोल रही है कि वो सबके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो सबकी प्यास बुझाता है। वह बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना मन को धीरज नहीं मिलता। हरे छिनक में हिय की पीर, वो एक ही क्षण में सबकी प्यास बुझा देता है। तो बता सखी वो कौन है। तो सखी फिर से बोलती है कि सखी ये तुम्हारे साजन ही होंगे, जिनके बिना तुम्हारे जीवन को कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके कारण तुम्हारी प्यास बुझ जाती है। तो ये सखी ये तुम्हारे साजन ही होंगे, जिनके कारण तुम्हारे जीवन को उद्देश्य मिला है। तो इसके ऊपर नायिका बोलती है नाना सखी ये तो नीर है, यानी जल, जल जो सबकी प्यास बुझाता है। जो जल जीवन में सबके लिए आवश्यक है। जल बिना जीवन नहीं, और यह जल सबकी प्यास बुझाता है, सबको जीवन दान देता है। बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी छादन, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। देखिए यहाँ पे नायिका बोल रही है कि बिन आए सब ही सुख भूले। अगर जब वो आता है तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। वो आता है तो मैं अपने सारे दुख, अपने सारे कष्ट भूल जाती हूँ। आए ते अंग अंग सब फूले, वो जब आता है तो उसे देखकर मेरा अंग अंग रोमांचित हो उठ जाता है, मेरा अंग अंग आनंदित हो उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है। सिरा भई लगावत छाती, उसे देखकर ही मैं अपने छाती को, अपने कलेजे को लगा लेती हूँ। तो बता सखी वो कौन है। तो इसके ऊपर नायिका की सखी बोलती है कि सखी अब तो निश्चित है तुम्हारे साजन ही होंगे, जिनके आने की वजह से तुम अपने सारे कष्ट भूल जाती हो और जिनके आने की वजह से तुम प्रफुल्लित, आनंदित हो उठती हो। तो इसके ऊपर सखी बोलती है नाना सखी, नायिका बोलती है कि नाना सखी ये तो पाती है, यानी पत्र, पत्र के आने की वजह से मैं अपने सारे कष्ट भूल जाती हूँ। इसके कारण मुझे मेरे सगे संबंधियों के बारे में पता चलता है, उनके हालचाल के बारे में पता चलता है। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, वो मुझसे स्वयं पत्र के रूप से बातें कर रहे हैं और इस कारण मेरा मन प्रसन्न हो उठता है और इस पत्र के ज़रिए
मैं जैसे अपने सगे संबंधियों को ही गले लगा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं इस पत्र को अपने सीने से लगा लेती हूँ। तो सखी, यह है पाती यानी पत्र, जिस कारण पत्र के ज़रिए मैं अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों से मिलती हूँ। तो इस तरह छात्रों, अमीर खुसरो जी ने मुकरियों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से हमें यह कविता, हमें ये मुकरियाँ समझाई है। इस पाठ में आए कठिन शब्द आपको दिए गए हैं। यह शब्द आप अपने पाठ्य पुस्तक में अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। धन्यवाद।